ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मम्मी चली गई तो फिर 15, 16, 17 ये जो उम्र थी वो कैसे तुमने काटी? क्या 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 चेंजेस आए तुम्हारे अंदर? चेंजेस में तो मैम आप सोचे कि 13 इयर्स की एज में एक लड़की जो कि अपनी प्यूबर्टी स्टेज में आती है, तो आप सोचो उसकी कितनी पर्सनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। मैंने इतनी प्रॉब्लम्स उसमें फेस करी, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया, मेरी चाची ने मुझे हेल्प किया, लेकिन आज के बच्चे बहुत फ्रैंक हैं, उस टाइम पे वो फ्रैंकनेस भी नहीं होती थी एक्चुअली। तो मतलब वो उसको मैं तो डिफाइन ही नहीं कर सकती कि वो जो मैच्योरिटी लेवल आ गया इतनी जल्दी, और वो जो मुझे एक एक स्टेप पर जो मुझे अपनी मदर की जरूरत थी और वहां पर कोई नहीं था वहां पर शेयर करने के लिए, और आप उस टाइम अपने फादर से भी इतने फ्रैंक नहीं होते थे। आज का बहुत अलग एनवायरनमेंट है कि आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं फीलिंग्स को। तो मैं मेरा नेचर थोड़ा रिजर्व टाइप होता गया इसकी वजह से। मैं रिजर्व नेचर की हो गई, और जो एक किडिश एक्टिविटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं खो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी चाची अकेले काम करती हैं तो मुझे फुलके बनाने चाहिए साथ में, मुझे उनको किचन में हेल्प करना चाहिए, उनके बच्चे छोटे हैं तो मुझे उनको पालने में हेल्प करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है मेरी लाइफ ऐसे आगे बढ़ती गई। एंड जो अल्टीमेट एम होता है एक फैमिली का कि क्या करना है लड़की के साथ, उसकी शादी। चाइल्डहुड मैरिज मैं कहूंगी मेरी जो कर दी गई। तो बचपन में ही मतलब by about 20, 19, 20? No, I was 21 when I got married. पढ़ाई तुम्हारी खत्म हो गई थी तब तक? Just graduate I was. अच्छा। I was graduate only. Then, after my marriage, I'd completed my MCom. Then I've done my MBA. Then I done my PhD. Then in 2010, I done my LLB. And in 2020, I completed my B.Ed. My God, तो तुम पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही. And this was obviously supported by your husband. Yes, that was supported by him because उनको लगता था मेरा इंटरेस्ट है मेरा पढ़ाई में, तो उन्होंने नहीं रोका। फिर मैंने अपना एक करियर पाथ चूज कर लिया था और उसमें मुझे आगे बढ़ने के लिए लगा कि आपको एक डिटर्मिनेशन मेरा स्ट्रांग है इस मैटर में। मैं अपने आप को एक स्ट्रांग वुमन कहूंगी एवरी मैटर में।
और डिटरमाइंड भी हूँ, तो आई कीप ऑन स्टडीड। मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा ही करना चाहा। अभी भी बहुत सारे एम्स हैं, मतलब 5 इयर्स प्लानिंग में फर्दर मेरी पढ़ाई है आगे भी। बकेट लिस्ट है तेरे पास पढ़ाई? यस, मेरा बेटा और मैं एक साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं। Oh, lovely. Very nice. तो Yes. it's so inspiring, okay? कि एक बहुत ही संगीन लॉस के बाद तुमने पढ़ाई, जो तुम्हारा शायद एक प्यार है, यू वांट टू सी योरसेल्फ ग्रो, वो तुमने छोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं वो बढ़ता गया। एंड हाउ वंडरफुल, यू मेट अ पार्टनर हु आल्सो कैन एनकरेज्ड यू। दैट इज मैम, इसके पीछे एक और भी रीजन था। जो मेरी मदर हैं वो चाहती थी कि मैं एक किसी अच्छी पोजीशन पर हूँ, क्योंकि उनके टाइम पर जो है फीमेल्स काम नहीं कर सकती थी और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को नहीं दी जाती थी। तो वो चाहती थी कि मैं, मतलब जो उन्होंने मुझे एक ये भी ट्रेनिंग दी थी कि जब तक तुम स्टैंड ना हो जाओ तब तक शादी मत करना। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बिकॉज मेरे पापा ने तो मेरी शादी कर दी बिना इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन मैंने एक्चुअली उसको कंटिन्यूड रखा। मतलब आप सोच लीजिए, उनकी विश थी तो मैंने उस विश को पूरा किया। वंडरफुल वंडरफुल। तो जो लोग चले जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें और उनकी उम्मीदों के ऊपर हम खरे उतरते हैं, और ये रंजय तुमने डेफिनेटली प्रूव किया है। सो मम्मी के जाने के बाद शादी तुम्हारी हो गई, फिर व्हाट अबाउट पापा? पापा का कब हुआ डेथ? आफ्टर 15 years ऑफ माय मैरिज, ऑल ऑफ सडन उनका भी कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द कानपुर, और मैं ट्रेन में ही थी कि ऑल ऑफ सडन 8:30 बजे मुझे पापा याद आए, रात के 8:30 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं लैंड करने के बाद उन्हें कॉल करूंगी, अदरवाइज वो टेंशन ले लेंगे कि अकेले ट्रैवल कर रही है। और जैसे ही मैंने लैंड किया ट्रेन से और मेरा फोन बज रहा था, एंड माय कॉल वाज फ्रॉम माय डैड्स फोन, और मैंने उसको पिक नहीं किया कि मैं ट्रेन रुक जाए, प्लेटफॉर्म पर आ जाऊं और तब मैं उनसे बात करती हूँ कंफर्टेबल जोन में। और जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो दैट वाज हिज डेथ कॉल। ओ, वो कॉल जो थी, मेरा कजन उनके ही फोन से कर रहा था टू टेल मी कि डैड ही इज नो मोर। दैट, और मैंने उनसे पूछा कितनी देर पहले ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि अराउंड 8:30। ओ, उसी वक्त? उसी वक्त एग्जैक्टली मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ। आई डोंट नो क्या इंट्यूशन था उस टाइम पर, क्या था, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इतना डिसहार्टनिंग था, वाज वेरी टफ। वेरी वेरी टफ, एग्जैक्टली। बिकॉज अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तुमने कॉल पिकअप नहीं किया, फोन वापस नहीं किया उनकी कि एज भी कोई, ज्यादा नहीं थी, प्लीज। या एज भी एज उनकी नहीं थी, वाज जस्ट 62। ओनली 62। 62। सो मनोज, जब आपकी दोस्त की लाइफ में सेकंड लॉस हुआ, तो आप उनके साथ थे, उनसे बातें की? नहीं, तभी हम लोग कनेक्ट हुए थे दोबारा से, एक्चुअली आफ्टर मैरिज। तब उस टाइम पर हम लोगों का बहुत ज्यादा सोशल कनेक्ट नहीं था, लेकिन जब आफ्टर मैरिज उन्हीं दिनों हम लोगों ने कनेक्ट किया था, देन हम लोग फिर शेयर करते थे, उसके बाद बातें हुई हमारी। तो अल्टीमेटली तब हम लोग स्पिरिचुअली इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे जितना आज हम लोग कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तब तो ये था, इट इज समथिंग बैड। तो तब शी यूज्ड टू से कि आ, ये बोलती थी कि हाँ, पेरेंट्स हैं, जब तक हैं उनकी कदर करो, यू डोंट नो कब तक हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो मेरी से बात यही बोलती थी कि अल्टीमेटली शी यूज्ड टू जस्ट बहुत मिस करती थी। क्योंकि मैं वर्किंग थी और बच्चे भी छोटे थे, तो मेरे पापा मुझे जब भी कॉल करते थे ना, मैं किसी न किसी काम में बिजी होती थी। और उनको मैं कहती थी, अच्छा पापा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगी। एंड वो मुझसे नाराज भी थे कि मैं वेकेशंस में उनके पास रहने नहीं जा पाती थी, खाली बच्चों को भेज देती थी, क्योंकि मेरा वेकेशंस नहीं होता था। तो दैट इन द ईयर 2010 मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जो इस बार मेरा ब्रेक होगा, वो पूरे के पूरे 14 डेज आई विल स्टे विद हिम। एंड मैं पूरे के पूरे 14 डेज रही वहीं पर उनके घर पर।
बट यू नो बात है। मेरे डेथ मेरे पापा की डेथ के बाद Oh, मतलब मेरा वो जो प्रॉमिस था मैं ऐसे पूरा कर पाई. and that's so tough. It's so tough. I can completely understand, Ranjay. क्या अभी जब हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं ना, तो भी एक सेंस ऑफ जैसे एक क्या कहते हैं उसको, लाइक जो आपका दिल जो है ना जैसे निचुड़ जाता भारी है कि बिछड़ जाता अरे है। मतलब क्यों नहीं मैंने किया, क्यों मैं 14 दिन पहले नहीं गई और पापा के साथ नहीं रही. सेंस इट्स ऑफ सो रिग्रेट रहता है। डिफिकल्ट, इट्स क्यों सो. नहीं मैंने इतनी सारी वेकेशंस जो मेरी स्कूल से मुझे कॉलेज से मिली मैंने क्यों नहीं उनके साथ स्पेंड करी. या आई नो, इट्स सो ट्रू ना. जैसे आप दोनों कह रहे हैं कि जब वो लोग होते हैं तो शायद हमें हमें लगता है कि कल मिल लेंगे, अगले हफ्ते मिल लेंगे, अगले साल मिल लेंगे, पर समय इतना समय का नहीं पता। समय जो है ना, इट्स द वर्स्ट वर्स्ट एक्चुअली एट दैट टाइम. Both your parents are no longer with you in the physical form, but कभी ऐसा महसूस होता है कि वो है तुम्हारे साथ, कि तुम्हें गाइड कर रहे हैं, कि कभी ऐसे कोई सिग्नल, कोई साइन मिल जाना. हाँ मैम अपनी मदर को तो मैंने कई बार अपने साथ फील किया है और एक और मतलब इंसिडेंस ऐसा है लाइफ का कि जब मेरा बेटा हुआ फर्स्ट बेबी मेरा हुआ तो जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मुजफ्फरनगर लेकर गई अपने घर पर तो एक मदर का होना जो होता है और जब एक लड़की आती है पहली बार अपने फर्स्ट बेबी को लेकर मैंने बहुत उनको मिस किया और मैंने रात में नोटिस किया कि मेरा छोटा सा बच्चा 1.5-2 महीने का बच्चा सारी रात किलकारियां मार रहा है. मुझे नहीं समझ में आया क्यों बिकॉज मैं भी नींद में थी और जब मॉर्निंग में मैं उठी तो मैं थोड़ी सरप्राइज्ड भी थी लेकिन मैंने कहा चलो हो सकता है क्योंकि इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था बच्चों के साथ तो हो सकता है वो नींद में हंस रहा हो. तो आप मानेंगे नहीं कि मेरी चाची को ड्रीम आया कि मेरी मम्मा आई हैं एंड उन्होंने कहा कि आज मैं रंचे के बेटे को मिलने आई हूँ. ठीक है और उन्होंने मुझे बताया कि वो आई हुई थी रात को और वो तेरे बेबी से मिलने आई थी तो मैंने उनको बताया कि मेरा बेटा सारी रात नींद में मैंने उसको हंसते हुए देखा. वो किलकारियां मारे जा रहा था और मुझे नहीं समझ में आया क्यों ऐसा कर रहा है ये क्योंकि कभी मैंने पहले 1.5 महीने में ऐसा फील नहीं किया. अब आई डोंट नो हाउ इट इज कनेक्टेड Where it is बट connected, no? बट इट इज Some, समथिंग इज देयर. yeah, because it is very odd कि एक छोटा सा बेबी हंसे पूरी रात. 1.5 महीने का वो भी 1.5 महीने का वो बेबी. 1.5 महीने का बच्चा जो है वो रोएगा दूध के लिए या परेशान करेगा, पर हंसेगा तो नहीं पूरी रात. अब मैं एक और मिरेकल जो रिलेटेड विद सोल्स है वो शेयर करना चाहती हूँ. एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे और डॉक्टर्स ने हमें बता दिया था कि ही विल नॉट सर्वाइव तो हमने उन्हें नहीं बताया. फाइन. और तो क्या था कि वो थोड़ा सा जैसे फीमेल्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि अकाउंट्स कहाँ हैं उनके पासवर्ड्स क्या हैं कैसे ऑपरेट किए जाएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी. उनके डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स के पिन्स वगैरह नहीं थे. कोई इंफॉर्मेशन उनके बिजनेस से रिलेटेड उनके अकाउंट से रिलेटेड नहीं थी. एंड जब उनकी डेथ हुई उसके विद इन 2-3 डेज में क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत मेडिटेशन करती है तो वो उसको चेस कर रहे थे और वहां पर जाके उसने बताया कि मेरी अलमीरा में एक ब्राउन कलर की डायरी है जिसमें सारे अकाउंट नंबर्स सारे कार्ड्स क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स के पिन सब उसमें लिखे हुए हैं. तो आप रंची को बता देना कि वो वहां से अपने सारी चीजों को ऑपरेट कर सकती है. और दूसरा क्योंकि मैं हर साल वैष्णो देवी जाती थी तो पिछले 3 साल से नहीं जा पाई उनकी तबीयत की वजह से. दूसरा मैसेज उन्होंने ये दिया कि वो माता के दर्शनों के लिए नहीं गई पिछले 3-4 साल से तो उससे कहना कि आप माता के दर्शन कराएं. अब मुझे नहीं पता. देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ को कहीं नहीं पता कि कहाँ अलमारी है अलमारी में कहाँ उनकी डायरी रखी रहती है क्या था बट ये मैसेज उन्होंने उनके थ्रू मुझे कन्वे कराया. Wow. अब एग्जिस्टेंस ऑफ सोल क्या है कहाँ है कैसे है बट ये दोनों चीजें सही थी. हमने अलमीरा खोली हमें वही ब्राउन कलर की डायरी मिली. मुझे पता था वो 2-3 डायरीज हैं जिनमें एक ब्राउन कलर की भी है. एंड जब मैंने उस डायरी को खोला तो ढूंढने पर मुझे सारे अकाउंट्स
सारे पासवर्ड्स, एम एमपिन सब मिल गए। देखा, इसीलिए सोल्स है रंजय। That proof that we, हमारा फिजिकल बॉडी इज लाइक अ मशीन। जैसे तूने कहा ना, तू मैकेनिकली अपनी लाइफ जी रही है, तो फिजिकल बॉडी तो एक व्हीकल है, जैसे गाड़ी होती है ना। तो गाड़ी तो अपने आप नहीं चलेगी, उसके अंदर फ्यूल की जरूरत है, इंजन चाहिए। तो हमारा जो फ्यूल है, दैट इज लाइक आवर सोल, है ना। तो फ्यूल तो is going to always be there, right? तो तुम्हें तो presences, तुम्हें तो you have already experienced miracles. That's wonderful. Very, very nice, Ranjay. So Ranjay, दोनों parents चले गए, sense of emptiness feel होती होगी तुम्हें बहुत ज्यादा। Supportive husband ने तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पढ़ाई लिखाई यहाँ तक तुम्हें पहुंचाया, मुकाम तुम्हें हासिल हुआ। बच्चे तुम्हारे आज बड़े हैं, कितने साल के दोनों? मैम, बड़े वाला बेटा 24 इयर्स का है और छोटे वाला 21 इयर्स का है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, एक मम्मा के साथ ग्रेजुएशन अगर दोबारा कर रहा है। मम्मा दोबारा कर रही है ग्रेजुएशन। वंडरफुल, वंडरफुल। दोनों तुम्हारे पिलर्स है, लेफ्ट और राइट पिलर्स है शायद। यस, नो डाउट। नो डाउट, या। एंड देन द थर्ड लॉस रंजय, एक और जिंदगी में जैसे सोचते हैं कि अब सब कुछ कम से कम ठीक होगा, और उसी वक्त एक और घात जिसको कहते होती है। तो क्या हुआ फिर? मैम, एक्चुअली माय हस्बैंड जो हैं वो डायबिटिक थे, एंड 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स बैक, ऑल ऑफ सडन उनका डायबिटीज का इम्पैक्ट उनकी किडनीज पे आ गया। और मतलब इट वाज वेरी नॉर्मल, ऐसे लगा कि चलो मेडिसिन चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑल ऑफ सडन फेब में उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई, फेब लास्ट वीक में, और वो डायलिसिस पर आ गए। उस पर भी ये एश्योरेंस था कि डायलिसिस पे भी लोग बहुत साल काट देते हैं, बट कोरोना टाइम पीरियड ऐसा था कि जो मेडिकल एड्स थी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। तो उनकी उसकी वजह से उनका जो केस है, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से उनका केस बहुत खराब हो गया और उनको सेप्टिसीमिया हो गया। और फिर हमने बहुत कोशिश करी, बहुत रिग्रेस कोशिश करी, लेकिन हम उनको सेव नहीं कर पाए। तो फाइनली फिर जून में अगेन द थर्ड लॉस ऑफ माय लाइफ। He passed away. या Tough, very tough. यस मैम, नो डाउट। एंड सोचिए, आपकी आपकी लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट लोग वो एक फोटो फ्रेम में आ गए हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मदर होती हैं, फिर फादर होते हैं, एंड वो मदर फादर जो मिलकर आपको एक हस्बैंड देते हैं कि नाउ ये आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एंड यू नो वो भी उस फ्रेम में आ गए। एंड आप सोचिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे, 13 साल की उम्र में जो बड़ी, अगेन पापा के जाने के बाद, क्योंकि फिर मैं बड़ी थी घर में, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई सब मैनेज करना। अगेन फिर अपने हस्बैंड के जाने के बाद अब फिर मेरे बच्चे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यू नो आई फील इमेंस प्रेशर ऑन माई शोल्डर्स। Yeah. पर अभी फिलहाल बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा तो रिस्पाइट तुम्हें मिल रही होगी कि चलो अब दे आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। यस मैम, वो हैं उस रास्ते में ही हैं, जल्दी सेटल भी हो जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि आप अपने बच्चों के आगे रो भी नहीं पाते हो, यू नो, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट हो। तो उस टाइम पर ऐसा फील होने लगा कि अगर मैं ही टूटने लगूंगी, तो वो उनके भी तो फादर का लॉस है, तो वो कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो आप सोचो, मुझे रोने के लिए ना कॉर्नर ढूंढना पड़ता था, खाली घर ढूंढना पड़ता था, बाथरूम ढूंढना पड़ता था, कि वो मेरे अंदर इतना इकट्ठा होता जा रहा था, इतना बर्स्टिंग सिचुएशन आती जा रही थी। बट उनके सामने मुझे एकदम ऐसे दिखाना था कि कोई बात नहीं, अब लाइफ है एंड वी हैव टू लिव। सो वो जो है ना, इतना टफ था वो भी।
कि आप अपनी फीलिंग्स को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। और पता है क्या, जो स्ट्रॉन्ग वुमेन और जो बोल्डनेस होती है ना, वो भी आपको इस पॉइंट ऑफ लाइफ में बहुत तंग कर देती है, क्योंकि आपको आपके सारे रिलेटिव्स जानते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप उनके सामने भी नहीं टूट पा रहे हो, आप उनके सामने भी नहीं रो पा रहे हो। तो बहुत ही बहुत ही टफ चैप्टर है ये उस टाइम पीरियड का। बहुत ही टफ है। और जैसे तुमने राइटली कहा रंजय कि लोग समझते हैं कि आप स्ट्रांग है, और उस रोल को निभाने के लिए आपको स्ट्रांग बने रहना पड़ता है। एंड जस्टिफाई देन करने के लिए। yeah, and you have to please people, you have to let them know that "Hey, I am strong," but actually you want to start crying, you want to weep. आप ये चाहते कि Crying. कोई आए आपके पास, आप उसका हाथ पकड़ के सिर्फ रोए, और वो मौका और नहीं मिल पाता। सेकेंडली मैम, आप देखिए किसी भी फीमेल की लाइफ में अगर ये वाला फेज आता है, तो उसके फादर और उसकी एक जो मदर होती है ना, वो उनके उस टाइम पर सपोर्ट सिस्टम होता है जब वो अपने हस्बैंड का लॉस बियर करती है अपनी लाइफ में। तो वो एक अपने फादर को देख के रो सकती है बहुत सारा, अपनी मदर के साथ शेयर करके रो सकती है, लेकिन आप देखिए कि मेरी बैक जो है वो एकदम खाली थी। आई अंडरस्टैंड रंजय, या एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है पीछे के, चलो कुछ भी हो, कम से कम पापा मम्मी तो है मुझे सपोर्ट करने के लिए। जब वही सपोर्ट नहीं होता, कैसे कर रही हो कोप रंजय इन सब चीजों के साथ? मनोज है, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, तो मैं उसको उससे ही बात करती हूँ, उसको ही शेयर करती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स। फिर वो मुझे समझाता है कि कार्मिक पैटर्न है लाइफ का, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने एक पीएलआर भी कराया उससे 2 बार। उससे मुझे काफी हीलिंग मिली, बट वो मेरे हस्बैंड थे, उससे पहले ही कराया था मैंने पीएलआर अपनी मदर से हील करने के लिए। और उसने मनोज मुझे मैनी टाइम्स बताता था कि हमारे रोल्स असाइंड हैं, हमारे ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जिसका जो असाइनमेंट है वो आएगा करके चला जाएगा। और गरुड़ पुराण भी चलता था उन दिनों। तो हमारी जो समाज और सोसाइटी ने और जो सिस्टम ने बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी कि आपको एक तसल्ली मिलती रहती है कि ऐसे ही होना है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही फिक्स था, और जो डिसाइडेड है उसे कोई बदल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको मजबूरी हो जाती है आपकी, कि बिल्कुल। आपको एक्सेप्ट करनी ही है। और मैंने 3 लेवल्स पे जो फेस किया ना मैम, मैं क्या उसको वर्ड्स में डिफाइन करूं कि एक अजीब सी ना आपके पास एक सुपरनैचुरल पावर आ जाती है उसको बियर करने की। अपनी मदर और फादर के टाइम तक तो मैं क्रिमिनेशन ग्राउंड तक नहीं गई थी, बट अपने हस्बैंड के टाइम पर मैंने एक एक रिचुअल अपने बेटे के साथ किया, क्रिमिनेशन ग्राउंड तक गई। और वो मोमेंट है ना, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कहाँ से वो सुपरनैचुरल पावर आ गई, मेरी स्ट्रॉन्ग इमेज आ गई, क्या आया मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको, शायद भगवान एक शक्ति दे देता है उस टाइम पर आपको बियर करने की, तो मैंने उसको बियर कर लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया ना, महीना 2 महीना, तो आई वॉज काउंटिंग डेज कि आज 85 डेज हो गए, आज 99 डेज हो गए, आज 100 डेज हो गए, मतलब एवरी डे आई एम काउंटिंग। नहीं कहूंगी कि मैं निकल पाई हूँ अभी इससे बाहर, लेकिन मैं ने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया है कि मैं इससे निकल जाऊं। और उसके लिए मैं अपना सपोर्ट इस टाइम पे मनोज को ही कहूंगी, बिकॉज जब भी मैं एक स्ट्रेस लेवल में आती हूँ मैं उसको शेयर करती हूँ, फिर वो मुझे बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसा होना है, ऐसा सोचना है, अपना असाइनमेंट पूरा करो, अपना सो रोल पूरा करो। अपना रोल पूरा करो। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे हील करता है, लेकिन जो दिमाग और टाइम जो लगता है। दिल है ना, उसके बीच में जंग चलती रहती है। दिमाग समझ रहा है इन सब चीजों को, लेकिन जो दिल है ना वो नहीं मानने के लिए तैयार होता है, कि मुझे लगता है कि मैं ही क्यों। सारे लोग जो आज तुम्हें सुन रहे होंगे, और कई लोगों के जीवन में ऐसे दुख होंगे,
तो वो शायद तुम्हारे साथ रिलेट कर पाएंगे. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल दैट बोथ ऑफ यू हैव सच अ नाइस फ्रेंडशिप. और फ्रेंड्स कितने जरूरी है रंजय, आज तुम लोगों को ये समझा रही हो. मनोज, जब तुमने ये सोचा कि रंजय शुड डू पास्ट लाइफ थेरेपी, ऐसा तुमने क्यों सोचा? नहीं, इसकी पास्ट लाइफ, इसको प्रॉब्लम्स जैसे होती थी, कई इसकी मदर के इश्यूज इसको ट्रबल करते थे, तो इसने फिर मेरे से डिस्कस किया. मैंने कहा एक तरह सेशन करके देखते हैं पास्ट लाइफ का. तो इसका बहुत ज़्यादा इसमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी इन कंसेप्ट को लेकर, क्योंकि ये भी मेरी फैमिली की तरह रिचुअलिस्टिक फैमिली टाइप से बिलोंग करती थी. तो अब जो स्पिरिचुअल एडवांस कंसेप्ट्स हैं, जो एक रियल अवेकनिंग है, उस लेवल तक जो थॉट प्रोसेस था धीरे धीरे इसका बना है. लेकिन तो उसके लिए जब इसको मैंने एक मेडिटेटिव ट्रांस स्टेट में ले गया था, तो वहाँ इसकी मदर से इसको कनेक्ट करके कम्युनिकेट कराया था, जो ये मिल नहीं पाई थी. इसकी लाइफ में एक रिग्रेट था कि आज तक ये मिल नहीं पाई थी मदर से. तो इसकी मदर का बार बार इसको ड्रीम आता था कि उसको बार बार दिखाई देती थी. तो जब इसको वो एक पास्ट लाइफ की एक छोटी सी हीलिंग सेशन किया था, तो उसके बाद इसको ड्रीम्स का इसको रिलीफ मिला था. इसको इसने थोड़ा उसको फॉरगिवनेस कराई थी कि मैं नहीं मिल पाई. एक जो रिग्रेट था, ग्रीफ था इसका, वो रिलीज किया था इसने. वंडरफुल. एंड यू फेल्ट बेटर रंजय आफ्टर दैट रिलीज? हाँ, उस टाइम पर मुझे मनोज ने ये समझाया कि इंस्टेंटली नहीं फील होगा ये रिलीफ, लेकिन धीरे धीरे फील करोगे. तो रियली विद द पासिंग ऑफ द टाइम जो मेरे वो मोमेंट्स होते थे ना, एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे मुझे ऐसे लगता था, कभी मैं अपनी मदर को ब्लेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी, कभी अपने लक को वो करती थी कि कोई त्योहार है, कुछ है. तो अब मुझे वो उतना नहीं मैं उनको याद करती हूँ, क्योंकि और वो ड्रीम्स भी मुझे आने बंद हो गए. इनफैक्ट एक मैसेजिंग ड्रीम भी आया था मेरे पास उनका, लेकिन जो मैंने मनोज को पीएलआर से पहले नहीं बताया. मैंने मनोज को भी पीएलआर के बाद ही शेयर किया कि मुझे 7-8 साल पहले एक ड्रीम आया कि एक लड़की 7-8 साल की मुझसे मिलने आई है और वो मुझे कहती है कि मैं ना तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि ना तुम मुझे मत याद क्या करो, और मैं तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, और तुम बारी बारी मुझे याद करके ना मुझे तकलीफ देते हो. तो मैंने कहा कि मैं नहीं आपके साथ बिना रह सकती, तो आपने अगर रीबर्थ ले लिया है तो आप मुझे बता दो कहाँ लिया है, मैं आपसे साल में एक बार मिलने आया करूंगी बस, या फिर कभी कभी फोन पे बात कर लूंगी. तो उन्होंने कहा कि मैं यही तो कहने आई हूँ कि नहीं रखना है मेरे से कोई कनेक्शन. एंड यू नो वो मुझे छोड़कर जाने लगी लड़की, मैं उसके पीछे फॉलो करने लगी. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने मुझे कहा कि नहीं रखना है ये कनेक्शन, नहीं आओ मेरे पीछे, ये मेरी बात मान लो और मेरे पास कभी मत आना. एंड यू नो मैं उस चौराहे पर खड़ी रह गई और वो लड़की चली गई. तो ये 8 साल पहले मुझे ड्रीम आया था, लेकिन मैंने कभी मनोज को ये शेयर नहीं किया. मुझे लगा एक मे बी ऐसे ही ड्रीम आया होगा. फिर लेकिन जब मेरे पीएलआर में जो मेरा सबसे जो दुखद मोमेंट था, वो जब मैंने देखा वो मेरी मदर का ही था, तो उसको जब हील किया तो फिर मैंने उसके बाद मनोज से शेयर किया कि मेरे पास मुझे ये ड्रीम आया था. तो मनोज ने मुझे बताया कि वो मैसेज दे रही थी सोल तुम्हें, और तुम उस मैसेज को नहीं समझ पा रही थी. तब अब फिर मुझे नहीं पता कि ये चीजें कैसे रिलेटेड हैं, बट कितना कितना अद्भुत है ना मनोज? सब कनेक्टेड है. एक सोल, एक आत्मा वापस जन्म लेती है और फिर वो आपके सपने में आती है और कहती है कि अब तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे याद करना बंद करो. और शायद ये एक बहुत ही अद्भुत और अमेजिंग मैसेज सबके लिए है. जैसे जब हम कहते हैं कि कोई चला जाता है और वो आगे जा रहा है अपनी लाइफ की जो भी उसको जाने देना चाहिए, जर्नीज है उसमें वो आगे बढ़ता जा रहा है, हम उन्हें खींच के पुल अपनी करते हैं, तरफ अपने अटैचमेंट से उनको पकड़ते हैं. So that attachment, they want detachment and we They want want detachment. They want to move on. उन्हें आगे अपने बहुत काम है, उनके नए नए अकाउंट्स हैं, उनके अपने अकाउंट्स और हैं आगे, और भी आपके साथ पूरा हो गया उनका. ट्रू. तो मेरे पीएलआर के बाद मुझे यही समझ में आया कि जो हम अनकॉन्शियस माइंड से जो हमारी सोल्स कनेक्टेड हैं, वो हमारे उन्हें बारी बारी याद करने से तकलीफ ही पहुंचाती है.
जैसे मुझे हो रही थी वैसे मेरी शायद मदर को भी हो रही होगी, इसीलिए उनको और ज्यादा हो रही होगी क्योंकि मेरा जो उनका रिमेम्बरिंग मोमेंट्स हैं वो मेरे साथ बहुत ज्यादा थे, बहुत फ्रीक्वेंट थे। करेक्ट। तो फिर हीलिंग के बाद मेरे ऑटोमेटिकली मैंने बाय प्रेशर नहीं उसको कम किया, ऑटोमेटिकली वो मेरे को कम याद आने लगी। वेरी नाइस। तो वो एक हीलिंग डेफिनेटली हुई तुम्हारी। रंजित, तुमने ये भी कहा था कि यू हैड अ यंगर ब्रदर, राइट? यस, आई तो एम हैविंग। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें महसूस होती है, क्या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी महसूस होती है अपनी लाइफ में? क्योंकि वो मेरे से छोटा था तो वो भी नो डाउट मेरी मदर से बहुत ज्यादा अटैच था और उसको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी मेरी अच्छा। कि उसे अपनी बहन की शादी करनी है। और आप सोचो जो 16 साल का बच्चा ये कहता था कि मुझे फर्दर पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना है, लेकिन कब? जब मैं इसकी शादी करा दूंगा। अच्छा। तो सोचो मतलब छोटा भाई ये जिम्मेदारी महसूस कर रहा है कि उसको अपनी बड़ी बहन की शादी करनी है। तो Correct. उसको वो मेरे से भी ज्यादा रिजर्व हो गया मेरी मदर की डेथ के बाद। अच्छा। ठीक है। तो वो नहीं शेयर करता था इतना, लेकिन उसके बिहेवियर से और उसकी इस डायलॉग से कि मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने लेकिन इसकी शादी करा कर। तो आप देखिए दिस इज द रीजन व्हाई आई गॉट मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 21। करेक्ट, करेक्ट। पर अभी जैसे तुम्हारी लाइफ ने एक मोड़ लिया है, उसकी लाइफ कैसी जा रही है? वो मैं जो उसके नेचर और बिहेवियर में फील करती हूँ कि उसका जो बिहेवियर है वो मदर के लॉस की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया। अच्छा। और वो तो मुझे लगता है अभी तक हील नहीं कर पाया इस बात को। ओके, राइट। बट क्लोज हो तुम दोनों, जैसे बातें करना, शेयर करना चीजों को? शेयर नहीं कर पाए हम कभी, दोनों इतने रिजर्व हो गए। उसी तरीके से शेयर नहीं कर पाए कि मुझे लगा कि मैं उससे बात करूंगी मम्मी के बारे में तो वो दुखी होगा, उसे लगा कि वो करेगा मेरे से तो मैं दुखी होंगी। तो इसलिए मैं आज की डेट में अपने दोनों बच्चों से बात करती हूँ अपने उनके पापा के बारे में, क्योंकि वो जो गैप मेरे और मेरे भाई के बीच में क्रिएट हो गया उस टाइम पर कि हमने नहीं शेयर किया आपस में, तो मेरा और मेरे बच्चों के बीच में ना क्रिएट हो जाए कि मेरे बच्चों को ये लगे कि वो मेरे से पापा के बारे में बात करेंगे तो मैं हर्टेड हो जाऊंगी। और मैंने भी कोशिश की कि मैं उनसे हर टाइम पर पापा के बारे में बात करती रहूं तो वो मेरे साथ कंफर्टेबल रहे इस मोड में। और जो उनके अंदर फीलिंग आ रही है वो मेरे से शेयर करते रहे, मेरी तरह ना हो जाए फ्यूचर में जाकर। बट बहुत ही अच्छा तुमने सोचा है रंजय, क्योंकि ग्रीफ के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे ना, तो वो प्रेशर कुकर की तरह होती है ग्रीफ। यू नो, दबी रहती है अंदर, और अंदर ही अंदर स्टीम बनती रहती है, एंड दैट्स हाउ हमारे बस अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर फिर डिजीज आना शुरू हो जाते हैं। इसे तुमने बहुत ही अच्छा किया कि यू आर स्पीकिंग टू योर सन्स, यू नो। और मुझे लगता है तुमने अपने भाई के साथ भी थोड़ी बात करनी शुरू करनी चाहिए। आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर एंड टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई होप ही सीज दिस, एंड मे बी ही विल ऑल्सो फील दैट नहीं, मुझे भी बहुत सारी बात करनी है, एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। तो 3 डेथ्स, सबसे क्लोज तुमने जैसे का एक सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा चला गया है। आई थिंक यू हैड वन मोर डेथ राइट इन योर फैमिली रिसेंटली? वो मैम मेरी नीस थी 7 years की, एंड जस्ट 20 days बैक शी ऑल्सो एक्सपायर्ड, ब्रेन हेमरेज हो गया उसको। मैम मैं अभी अपने हस्बैंड के पेन से ही बाहर नहीं आ पाई थी, तो मेरी सिस्टर का जो लॉस हुआ इन 20 days, मैं उसको कॉल नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं आ पाई मेरे में, क्योंकि वो जो पेन है ना जो मुझे हुआ, मैं समझ सकती हूँ कि वो उसे वही पेन है इस टाइम पर। और वो इतने पेनफुल मोमेंट्स होते हैं ना मैम, आप सोचो लोगों के घर आना भी नहीं अच्छा लगता, किसी का फोन पर बात करना भी नहीं अच्छा लगता, किसी का पूछना भी नहीं अच्छा लगता, कि लगता है क्यों पूछ रहे हैं ये क्यों बात कर रहे हैं, नहीं करनी मुझे किसी से भी बात।
बिल्कुल। मैं अपनी सोचिए अपनी बहन से 20 दिन में उसको एक कॉल नहीं करी मैंने, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं उसे क्या बोलूं, क्या कहूं। अगर वही मेरे वाला पेन उसको भी हो रहा है तो हम दोनों लॉस्ट ऑफ वर्ड्स में चले गए। बट यू नो रंजय, पेन कैन यूनाइट टू पीपल। जैसे प्यार दो लोगों को यूनाइट करता है ना, वैसा पेन भी दो लोगों को यूनाइट कर सकता है। तो तुम्हें बात करनी चाहिए या फिर जाके मिलना चाहिए, अगर वो इसी शहर में है या कहीं और है। नहीं, वेरी नॉट शी इज नॉट इन द इम्पोर्टेंट। सेम सिटी, बट मैं कोशिश करूंगी। अभी नहीं कर पा रही हूँ। अभी नहीं कर पा रही हूँ, आई नो, बिकॉज इस लॉस से तुम्हें अपना लॉस भी तो याद आ रहा है ना, सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ही एक्चुअली सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे पता है ना कि इस टाइम पर ना किसी के भी वर्ड्स हील नहीं करते हैं। आई नो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इस तरह की ग्रीफ होती है ना, तो शब्द की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस की जरूरत होती है। कि कोई मेरे साथ बैठा है, कोई मुझे मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, कोई मुझे चाय लाके दे रहा है, कोई है मेरे आसपास। क्योंकि जब कोई नहीं है मेरे आसपास तो फिर मैं उसी गम के अंदर अपने आप को पाती हूँ। इसलिए प्रेजेंस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, यू नो। ऑफ कोर्स मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम एंड स्पीक ऑन दिस, यू नो, मृत्युंजय के ऊपर। मैम, मृत्युंजय का मीनिंग है कॉन्करर ऑफ डेथ, राइट? So it can also be like it is related to those people who have recently lost their close relationships. And मेरे से ज्यादा बड़ा लॉस क्या हुआ होगा किसी का। सो मुझे लगा कि मैं जब शेयर करूंगी अपनी लॉसेस को, अपने पेन्स को, अपनी ग्रीफ्स को, तो मे बी जो और लोग हैं जो मेरी ही सिनेरियो में है, मेरी ही सिचुएशन में है, तो उनको भी ये लगेगा कि जो ये लॉस ऑफ रिलेशंस हैं वो हमारे को इमोशनली जो बाइंड करते हैं वो एक्चुअली सोल्स के रिलेशनशिप्स हैं। वो एक रोल है, एक असाइनमेंट है जो यहाँ पर सब करने आए हैं। और हमें उनसे कोप अप करना है, अपने लॉस को हील करना है। नो डाउट कि मैम वो कभी हील तो नहीं हो सकता, मे बी विद द पासिंग ऑफ द टाइम हो जाए। पेन तो रहता ही है, वो कभी नहीं खत्म हो सकता। तो मे बी मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि अ, जैसे हमें लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन शायद इस प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों को बता सकूं कि खाली किसी एक के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप चाहे इसे डेस्टिनी कह लें या टाइम फैक्टर कह लें या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोल्स कह लें, whatever can be said, but that is the part of life. So, Ranjay, you know, after the death of your husband, you were much older. मम्मी और पापा की जो अंतिम संस्कार जो हम करते हैं वो शायद तुमने नहीं किए होंगे, but husband की death के बाद did your sons do everything or you did? मैम, हुआ ये कि जब मुझे पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, जो जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से गाय दान कराना, दुनिया और जो अलग तरीके के जो दान थे वो मैंने कराने शुरू कर दिए थे। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैंने और मेरे बेटे ने, कि हर एक चीज जो करते हैं, जो रिचुअल है, वो हम दोनों मिलकर करेंगे, राइट? तो हमारे हिंदू सिस्टम में एक रिचुअल ये है कि जब हम डेड बॉडी को क्रिमिनेशन के लिए ले जाते हैं तो उसको नहलाकर तैयार करना और उनके कपड़े चेंज करना। तो जनरली क्या होता है कि मेल्स के केस में सिर्फ मेल्स करते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं, रिलेटिव्स करते हैं। फीमेल्स के केस में फीमेल रिलेटिव्स करते हैं और बाकी सबको बाहर भेज देते हैं। सो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमन, मैंने अपने घर में ये अनाउंसमेंट किया
जब वो लोगों ने मुझे आकर कहा कि अब आप लोग बाहर जाओ, हम इन्हें रेडी कर देते हैं ले जाने के लिए, तो आई मेड द अनाउंसमेंट कि आप लोग बाहर जाएं, मैं और मेरा बेटा इस काम को करेंगे। तो बहुत रिलेटिव्स थोड़े अपोज में आए कि नहीं, ये लेडीज का काम नहीं होता और ये रिचुअल्स नहीं है। हम्म, तो मैंने कहा कि ये कहाँ पर लिखा है कि ये लेडीज का काम नहीं होता। ही हम्म, इज माई हस्बैंड, मैं ही करूंगी। हम्म, जब अब तक मैंने किया है तो आगे भी मैं ही करूंगी। एंड मैंने उन लोगों को सबको बाहर भेज दिया और एक एक काम मैंने और मेरे बेटे ने किया। बहुत टफ था, नो डाउट, लेकिन तैयार करके खुद खुद अपने हाथों से तिलक लगा के, खुद अपने हाथ से फूलों की माला पहना के, खुद अपने हाथ से कडल करके, माथे पर किस करके भेजा कि आप चलो, आई विल कम बैक सून। एंड क्रिमिनेशन ग्राउंड पे हर एक रिचुअल मैंने किया। उसके बाद हरिद्वार जाके जो रीति रिवाज हैं, पितरों वाला जो एपिसोड्स है, वो भी एक एक एपिसोड मैंने किया। और उसको करने के बाद मुझे लगा कि क्यों हम फीमेल्स को इन सब चीजों से दूर रखा जाता है। उसको करने पर मुझे एक्चुअली जो ये रिलेशनशिप है, लोग सोल्स आती हैं, कैसे हम उन्हें वापस पितृ बना देते हैं, कैसे वापस पितरों में मिला देते हैं, कैसे ये रीजनरेशन ऑफ सिस्टम है, yes, कैसे वो पितृ फिर हमारे घर ही बर्थ लेंगे आगे जाकर। ये सारी चीजें समझ में आई जो मुझे अपने मम्मी पापा के टाइम पर समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मुझे इन सब चीजों से बहुत दूर रखा गया। एक तो बीइंग अ लेडी, कि लड़कियों का काम नहीं है, इसलिए दूर रखा गया। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स के पास भी पूरा राइट होना चाहिए इन रिलेशनशिप्स को, इन रिचुअल्स को पूरा करने का। और क्योंकि वो एक लड़की है, वो क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, क्रिमिनेशन ग्राउंड पर नहीं जा सकती, इन सब रिचुअल्स को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें हम करते हैं नो, दे ऑल्सो हैव अ डीप मीनिंग। ये Yes. रिचुअल्स भी बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। स्लोली 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 ना वी गेट, हमें कहना एक्लिमेटाइज करने के लिए कि धीरे धीरे अब आपको समझना है कि वो अब नहीं आएंगे वापस, अब वो यहाँ जा रहे हैं, अब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। these things are very important, you know, for us to और ये understand. करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम ये फील करते हैं कि मेल स्ट्रांग है, ठीक है, वो नहीं इतना रो रहे हैं जितनी एक फीमेल रोती जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वो करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिस्टम क्या है एक्चुअली। तो Correct. मैंने भी वही स्ट्रांगनेस फील करी। वो मेल्स एक्चुअली स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये हम सब system इक्वली आपको स्ट्रांग strong है, बनाती है हम जी, सब इक्वली बिल्कुल। स्ट्रांग है। लेकिन वो उन रिचुअल्स के थ्रू मेल्स को उसका मतलब समझ में आ गया, जो कि फीमेल्स को ना करवाने की वजह से उनको उनका उसका मतलब कभी समझ में नहीं आया, That is इसलिए very वो वीकर पार्ट में रह गई। ट्रू। ट्रू रंजय, बहुत ही अच्छा तुमने ये कहा। और तुमने ये भी कहा कि अम, तुमने ये सोचा कि दे विल कम बैक इन द सेम फॉर्म, इन द सेम फैमिली। तो ऐसा हुआ तुम्हारे पापा मम्मी के साथ? हैव दे कम बैक इन योर फैमिली? अभी रिसेंटली मैम मेरे ब्रदर के बेटा हुआ है, जस्ट ही इज 40 days ओल्ड। और जब मेरे भाई ने मुझको कॉल किया तो उसने ये नहीं बताया कि मेरे बेटा हुआ है या आप बुआ बने हो। उसने मुझे ये बताया कि दीदी पापा आ गए। लवली। और आप सोचो कि जब मैं उसको मिलने गई तो मैंने उसको पापा ही बोला, पापा। और मेरे पापा जैसी शक्ल भी लगती है। अब अच्छा, मे बी वो मेरा दिल कह रहा है शायद शायद नहीं, शायद वही हो। वही है वही हो, नहीं वही है। वही एंड है। और मेरा रोज भाई मुझे डिफरेंट है। बताता है कि वो जब उठाता है ना उन्हें सुबह, मतलब अपने बेटे को, तो वो एक बार ये कह के उठाता है कि पापा सुबह हो गई, उठ जाओ। राइट, राइट, राइट। आप रोल चाहे डिफरेंट उसकी है। तसल्ली कह लीजिए नहीं, मुझे या लग रहा है कि जो हमारा दिल कह रहा है ना, वो शायद सच होता है। बिकॉज कहते कि आत्मा का वास दिल में होता है। तो शायद जो दिल हमें कह रहा है वही शायद सत्य है। और उसी को हमें
we have to look at that more than anything else. और जब मेरे हस्बैंड लास्ट ब्रेथ्स ले रहे थे, घर पर ही थे, Hmm. तो आप सोचो कि मेरे दोनों बेटों ने क्या कहा होगा, उनको क्या लास्ट मैसेज क्या दिया होगा। क्या मैसेज? उन्होंने लास्ट मैसेज ये दिया कि पापा आप हमारे बेटे बनकर आना, हम आपका वेट करेंगे। And of course, Ranjay, you have such a wonderful friend, Manoj. He is here with us. Manoj, अपने दोस्त को what do you want to tell your friend? या बस रंचे ने शुरू से काफी एक डिफरेंट टाइप का माहौल देखा है। जैसे बचपन से ही, चाइल्डहुड से, शादी के बाद भी शी केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। अब इट्स टाइम, अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर मैं इसको बार बार ये कहता हूँ कि लुक एट योरसेल्फ नाउ। आप अपने अंदर क्रेविंग को देखो, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही अपनी लाइफ को पूरा इसी काम में लगे रहो। आप आपके अपने जो हॉबीज हैं, वट एवर जो आपको जो करना चाहते हो अपने लिए, यू योरसेल्फ, उसके लिए आप अपने आप को देखो, वॉच योरसेल्फ। बस लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल, इसको आप अभी एंजॉय करो। कुछ नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़ा, एवरीथिंग इज विद यू, सब चीजें हैं आसपास। तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आप उससे एंजॉय करो। लवली मनोज। रंजय, मैं यही कहना चाहती हूँ तुम दोनों को और सबको कि बहुत सारी चीजें हैं इस जीवन में। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम, हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी, इनके साथ हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। एक होती है फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, बच्चे हैं, हस्बैंड है, इन लॉज है, ऑल दैट, दैट इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो, हम अपने आप के साथ हर रोज जूझते हैं, हमारे विचारों से, हमारी कल्पनाओं में, हमारे ड्रीम्स के साथ। एंड वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल व्हाट आवर पर्सनल डिजायर इज। ऐसी कोई पर्सनल डिजायर है रंजय जो तुम्हें लगता है इस जीवन में तुम्हें पूरी करनी है? मैम, पर्सनल डिजायर्स बहुत सारी थी, लेकिन एक ये जो लॉन्ग स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, एंड आफ्टर मैरिज भी 25 इयर्स का मेरा स्ट्रगल जो रहा है, उसमें सच बताऊं तो आई लॉस्ट माई सेल्फ। करेक्ट। जितनी भी डिजायर्स थी, हॉबीज थी, अब याद भी नहीं आती हैं कि क्या थी। मैं अपने आप को एक मैकेनिक, रोबोटिक फील करती हूँ। एंड लाइक मेरे जो बच्चे हैं मुझसे पूछते हैं, मम्मा अब आप अपनी जिंदगी जियो, क्या करना चाहती हो आप? मुझे ट्रैवलिंग का इतना शौक था, एंड वो दे आर बिहाइंड मी। लद्दाख वाज माय फेवरेट डेस्टिनेशन। दे आर बिहाइंड मी कि हम चलते हैं 3 दिन के लिए लद्दाख। हम, आप किसी तरह से 5 दिन निकालो, 3 दिन निकालो, चलते हैं हम। बट अब मेरा मन ही नहीं करता जाने का, मैं जाना ही नहीं चाहती। अब मुझे लगता है कि मेरा मतलब एवरीथिंग हैज फिनिश्ड इन माय लाइफ। मतलब अभी तक मुझे यही फील आ रहा है। दैट्स नॉट ट्रू। Yeah, that is not true, I understand, but that is the situation of my heart, करेक्ट, not करेक्ट, my mind. I करेक्ट, told you कि there is a fight between a mind and the heart. दिमाग Correct. समझ रहा है चीजों को, लेकिन जो दिल है ना, वो हीलिंग मांग रहा है एक्चुअली। अभी वो टाइम लेगा। बिल्कुल तुम्हारा साथी चला गया, हाँ, एक जो साथी था। 25 इयर्स के रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, लड़ाई वाले भी होते हैं, हर तरीके के दिन होते हैं। बट एक स्पेस जो होता है ना, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर गया। अपनी मदर का लॉस मैंने बियर कर लिया, क्योंकि मैं 13 साल की थी, तो मुझे लगा कि अभी एक लॉन्ग लाइफ है मेरी। फिर मैंने अपने फादर का लॉस भी बियर कर लिया, बिकॉज मैं उनके साथ 15 साल से नहीं रह रही थी। तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो मुझे रोज नहीं तंग कर रही थी। लेकिन हस्बैंड के साथ तो मैं 25 इयर्स से कॉन्टिन्यूसली रह रही थी। तो उनका आज है होना और कल ना होना ने इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि जो बाय हार्ट जो है, मेरे सारे डिजायर्स फिलहाल तो खत्म हो चुके हैं, और बाय माइंड मुझे समझ में आ गया है कि मुझे जीना है।
और मुझे एक लॉन्ग लाइफ सक्सीड करनी है, और मेरे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट्स हैं वो भी पूरे करने हैं मुझको। जो मेरी सोल क्यों आई है यहाँ पर इस वर्ल्ड में, उसे काम को मुझे पूरा करना है। तो मे भी मुझे लगता है कि मेरे हार्ट की हीलिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मे बी फिर मेरी डिजायर्स फिर शायद आ जाएं कि मुझे पूरे करने हैं, लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट अभी मेरा मन नहीं करता। तो तुम सबको क्या एक मैसेज देना चाहती हो कि जिनको इतने सारे लॉसेस हुए हो, या एक भी या दो भी लॉसेस हुए, स्पेशली योर सिस्टर, now that she's lost her beautiful little child, want to give her a message through this show? मैम मैसेज ये रहेगा कि हमारा एक कामिक पैटर्न है और हमें उसके अकॉर्डिंगली जीना है, काम पूरे करने हैं, एंड वी आर द सोल ट्रैवलर्स। That's right. Yes. फाइन। और हम इस बॉडी में आकर इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और जीते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें अकेले ही जीना है, अकेले ही रहना है, और अपने काम को पूरा करना है, और अकेले ही ट्रैवल करना है। तो मेरा मैसेज ये है कि उस मोमेंट ऑफ टाइम में बहुत पेनफुल है, उस ग्रीफ को बियर करना बहुत पेनफुल है, और शायद फुल लाइफ टिल वी आर ब्रीदिंग वो पेन हमारा नहीं जा पाएगा। फाइन। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे भेजने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम अच्छे मन से, अच्छे दिल से उन सोल्स को याद करें जो हमारे से कनेक्टेड थी। क्योंकि मेरे जो 2 लाइफ के ऐसे मिराकल्स हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, लाइक मेरी मदर का, कि उन्होंने मुझे मैसेज कम्युनिकेट किया कि मुझे नहीं याद करो, तो मुझे ये लगा कि हमें उनको बारी बारी याद करने से हम उनको तकलीफ देते हैं। हम अपने आंसू देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी हमें रोता हुआ देखकर कहीं ना कहीं रो रहे हैं, क्योंकि हम रो रहे हैं इसलिए वो रो रहे हैं, तो हम उन्हें भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि हमें उन्हें खुश होकर याद करना चाहिए, और उन्हें खुश होकर भेजना चाहिए कि अब आपका रोल पूरा हुआ और मैं अपना रोल कर कर आने वाली हूँ। वेरी नाइस। हम फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। यस। और यही सत्य है कि हम मिलते रहते हैं, फिर मिलते रहते हैं, और इसी तरह और फिर मिलते रहेंगे अपने अपने काम को पूरा करने के बाद। सब अपने अपने काम पूरा करके आगे बढ़ते हैं। हम भी अपना काम पूरा करें और हम भी आगे बढ़े और वापस हम उन्हें मिले, और इसी तरह से लाइफ आफ्टर लाइफ वी कीप मीटिंग पीपल, वी कीप मीटिंग आवर लव्ड वंस in different ways, in different roles, in एंड डिफरेंट रिलेशनशिप ऑल्सो। and in different relationships. So hopefully मनोज, रंजय और मैंने आप सभी के साथ कम्युनिकेट किया है थ्रू her beautiful and amazing and inspiring and courageous life, how she's coping, how Rancha is coping, and how we all have to cope with this loss that we have in our lives. Thank you, Rancha. It was very, very wonderful meeting you here and talking to you. Thank you, Manoj, for Thank you. being a great friend to Ranchai. And I hope people understand the value of friendship. That's very important also. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।